वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैम कुजीन। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। चले जी, आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त से बीफ पैटी बर्गर। चले जी, इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। पहला स्टेप है जी पैटी प्रिपेयर करना। पैटी प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो मिंच बीफ इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मटन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जी मैंने अपने कीमे में बिल्कुल कोई अदरक लहसुन का पेस्ट या हरी मिर्च शामिल नहीं की, बिल्कुल सिंपल गोश्त का कीमा करवा के रख लिया है। स्पाइसेस भी मेरे पास यहाँ पर सिंपल सी हैं। यहाँ मैंने आधा चम्मच पेपरिका पाउडर लिया है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, चाहें तो ऐड कर लें। 1 चम्मच मैंने यहाँ नमक इस्तेमाल किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच गार्लिक पाउडर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चॉप्ड गार्लिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ जी मैंने अपनी जो सारी स्पाइसेस हैं, जो सीजनिंग्स हैं, वो बहुत सिंपल रखी हैं, क्योंकि मुझे होता है कि मेरी जो पैटी है उसके अंदर बीफ का करेक्टरिस्टिक फ्लेवर मेंटेन रहे, ये ना हो कि सारी स्पाइसेस उसे ओवरकम कर ले। अब जी मैंने अपने तमाम मसालों को इसमें अच्छे से शामिल कर दिया है। अब जी हाथ की मदद से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ जी मैंने चम्मच से मिक्स नहीं किया, क्योंकि आप जितना मर्जी चम्मच से मिक्स कर लें, जब तक आप हाथ से मिक्स नहीं करते ना तो आपके दिल को तसल्ली मिलती है और ना ही आपके कीमे में अच्छे से मसाले रचते बसते हैं। यहाँ जी मैं अच्छी खासी अपने कीमे को मुक्कियाँ शुक्कियाँ दे के इसे अच्छे से बाइंड कर लूँगी, क्योंकि जितना अच्छे से आपका कीमा बाइंड होगा उतने ही इसके टूटने के चांसेस कम होंगे फ्राइंग के दौरान। 1 चम्मच जी मैंने इसमें ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल शामिल करके मैं इसकी टॉप लेयर पे इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी और इसे 5 से 10 मिनट के लिए जी मैं रूम टेम्परेचर पर रेस्ट दे दूंगी। 5 से 10 मिनट जी यहाँ मुझे हो गए थे। अब जी मैंने इसका लिड उठाया है, आप देख सकते हैं कि मेरे कीमे की ये है जी फाइनल शक्ल। अब जी मैं इसको फिर से बहुत अच्छे से मुखियाँ शुकियाँ दे लूँगी, ताकि जो मैंने ऑयल अपर लेयर में लगाया था वो मेरे कीमे में इक्वली स्प्रेड हो जाए, और अच्छे से इसको बाइंड कर दूँगी ताकि मेरी कीमा टूटे नहीं पैटी बनाते हुए। अब जी मैंने डिश में बटर पेपर लिया है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जैसे ही हम अपनी पैटी को बना के डिश में रखते हैं तो डिश के साथ कीमा चिपक जाता है, और जब हम फ्राई करने के लिए अपनी पैटी को उतारते हैं तो उसका स्ट्रक्चर भी ख़राब हो जाता है, उसमें क्रैक्स भी आ जाते हैं और आपकी पैटी टूट जाती है। इसलिए जी बेहतर है कि आप बटर पेपर इस्तेमाल कर लें। यहाँ जी मैंने अच्छा खासा कीमा उठा के मोटी और बड़ी पैटी बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी बड़ी पैटी है। अगर आपको पतली पैटी पसंद है या छोटी पैटी पसंद है तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग साइज एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 पैटी भी रख सकते हैं एक बर्गर में, लेकिन मैं एक ही पैटी इस्तेमाल करती हूँ जो कि अच्छी खासी मोटी और बड़ी होती है। यहाँ जी आप देख सकते हैं मेरी पैटीज बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब जी मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट कर दूंगी। रेफ्रिजरेट करने से जी मेरा कीमा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अब बारी है कैरामलाइज्ड अनियन बनाने की। कैरामलाइज्ड अनियन के लिए जी मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज प्याज लिए हैं। अच्छे से मैंने इन्हें कट करके धोकर रिंग्स में कट कर लिया था। 1 चम्मच ब्राउन शुगर ली है, आप चाहें तो गुड़ या शक्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 पिंजी मैंने यहाँ पर नमक इस्तेमाल किया है, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ जी 1 चम्मच मैंने शंग्रीला का बारबेक्यू सॉस इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस नहीं है तो आप चिली गार्लिक सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। यहाँ जी पैन में मैंने 1 चम्मच के करीब ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल शामिल करने के बाद जी मैं इसमें प्याज, अपनी चीनी और नमक सारा एक साथ शामिल कर दूंगी। अब जी मैंने पूरी प्लेट के अज्जा इसमें शामिल कर दी हैं और इसे लो फ्लेम पर मैं जी कुक करूंगी तब तक कि मेरा प्याज अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो जाए। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना मैंने अपने प्याज़ों को, वरना इसमें जलने की बू आ जाएगी और जो मेरे बर्गर्स हैं उनकी पूरी गेम को वो जलने की बू ख़राब कर सकती है। यहाँ जी मैंने अपनी चीनी के मेल्ट होने का वेट करना है। अब आप देख सकते हैं कि मेरी चीनी ऑलमोस्ट मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इस पॉइंट पे मैं इसको थोड़ी देर और कुक करूँगी। नमक डालने की वजह से मेरे प्याज़ों में अगर कोई भी पानी है तो वो सारा ड्रेन आउट हो जाएगा और हीट की वजह से वो सारा ड्राई हो जाएगा और मेरे प्याज़ों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। यहाँ जी आप देख सकते हैं कि चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच बारबेक्यू सॉस या चिली गार्लिक सॉस की ऐड कर लूँगी। रिमाइंडर आपको देती चलूँ कि आपने फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। फ्लेम हाई होगी तो आपकी सॉस भी जल जाएगी। आपके प्याज़ों में से अगर जलने की बू आ गई तो आपके पूरे जो बर्गर्स हैं उनका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। लो फ्लेम पे जी मैंने इसे ट्रांसलूसेंट होने तक पकाना है, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए, ये जले भी नहीं और बहुत अच्छा सा मेरे प्याज़ों में फ्लेवर भी आ जाए, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार लगेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे जी प्याज अच्छे से कलर चेंज कर चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, कैरामलाइजेशन हो चुकी है, सॉस भी जली नहीं है, सॉसी भी लग रहे हैं। अब जी मैं इन्हें साइड पे कर लूँगी और नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, जो है कि मेरा सॉस प्रिपेयर करना। सॉस प्रिपेयर करने के लिए जी मैंने यहाँ पर शंग्रीला की मस्टर्ड सॉस इस्तेमाल की है। आप चाहें तो मस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जी मैंने शंग्रीला का ही सोया सॉस इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच तकरीबन। यहाँ जी मैंने डिपिट की हॉट सॉस इस्तेमाल की है। यंग्स का जी यहाँ पर मैंने क्लासिक मेयो इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो कोई और भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शंग्रीला की मैंने यहाँ पर चिली गार्लिक सॉस इस्तेमाल की है। चलें जी अब सॉस की सारी अमाउंट ऐड करते हैं। यहाँ जी मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच मायोनीज ऐड किया है। अच्छे से आप इसकी क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं अपनी सर्विंग के अकॉर्डिंग। मैं जी यहाँ पर 3 बर्गर की सर्विंग प्रिपेयर करी थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी सॉस की अमाउंट को जो है एडजस्ट किया है। अब जी मैंने 5 से 6 चम्मच इसमें
शंग्रीला की चिली गार्लिक सॉस ऐड की है। अगर आपके पास केचप है तो आप केचप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर चिली फ्लेक्स ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ जी मैंने 1 चम्मच मस्टर्ड पाउडर की जगह मस्टर्ड सॉस इस्तेमाल किया। मस्टर्ड पाउडर भी अगर आप डाल लें तो एक ही बात है, लेकिन मस्टर्ड सॉस अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ जी हॉट सॉस डाली थी मैंने डिप की आधा चम्मच, और 1 चम्मच के करीबन मैंने सोया सॉस ऐड किया है। अब जी यहाँ पर आपको टिप देती चलूँ कि अगर आपके पास हैलोपिनोज़ हैं तो आप हैलोपिनोज़ को पतला-पतला, बारीक-बारीक चॉप करके इस सॉस में डालेंगे तो आपकी सॉस की गेम चेंज हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार सा वो फ्लेवर देते हैं, और साथ ही अगर आप कैन्ड हैलोपिनोज़ का पानी इसमें ऐड कर दें तो आपकी सॉस बहुत अच्छी प्रिपेयर होगी। लेकिन मेरे पास जी यहाँ पर हैलोपिनोज़ अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने ऐड नहीं किए। अगर आपके पास भी अवेलेबल नहीं है तो ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे स्किप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ जी मेरी सॉस बहुत अच्छे से यकजान हो गई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सॉस प्रिपेयर हो गई है। अब जी नेक्स्ट स्टेप है फ्राइज़ प्रिपरेशन करने का। फ्राइज़ के लिए जी मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ आलू लिए हैं, उनको मैंने छील कर धो लिया है। इनको जी मैंने फ्राइज़ में कट कर लिया है। अब जी मैं इसमें 1 चम्मच नमक शामिल करूँगी, 1 चम्मच जी मैंने इसमें लाल मिर्च शामिल कर देनी है। वैसे तो फ्राइज़ जो है बर्गर्स के साथ वो या तो पोटैटो वेजिज़ अच्छी लगती हैं या फिर फ्रेंच फ्राइज़ अच्छी लगती हैं, जिसमें सिर्फ़ आपने नमक डालना होता है और उसे फ्राई कर लेना होता है। लेकिन मुझे जी अपनी सिग्नेचर फ्राइज़ खाना पसंद है बर्गर के साथ, इसलिए जी मैंने इसमें नमक और लाल मिर्च ऐड कर ली है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, ताकि मेरे आलूओं ने अगर कोई पानी वगैरह छोड़ना है तो अपना पानी छोड़ दें, और मेरे जो फ्राइंग के दौरान मेरे जो आलू हैं वो बिल्कुल सोगी ना रहें। अब जी मैं इसको थोड़ी देर के लिए जी मैं अपनी फ्राइज़ को रेस्टिंग टाइम के लिए रख दूँगी रूम टेम्परेचर के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपना पानी बिल्कुल अच्छे से छोड़ दिया था। अब बारी है जी इसमें बेसन कोट करने की। बेसन के अमाउंट का अंदाज़ा आपने इस हिसाब से लगाना है कि जब आपकी फ्राइज़ अच्छे से बेसन में कोट हो जाए, कि आपकी जो हर एक चिप्स है उसके ऊपर अच्छे से बेसन की कोटिंग हो गई हो, बिल्कुल भी वो स्टिकी या पानी फील ना हो, बिल्कुल ड्राई सी एक कोटिंग अचीव हो जाए, तो उतनी आपने क्वांटिटी बेसन की ऐड करनी है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ जी इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मेरी फ्राइज़ की कोटिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर हो गई है। यहाँ जी 10 से 15 मिनट के बाद मैंने अपनी पैटीज़ को निकाला है। आप देख सकते हैं कि मेरी पैटीज़ बहुत अच्छे से जी सेट हो गई हैं। अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। मैंने जी यहाँ पर तवा इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप ग्रिल पैन पे इसे ग्रिल कर सकते हैं। मैंने जी यहाँ पर ऑयल इस्तेमाल किया है। ऑयल जी जब मेरा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं अपनी तीनों की तीनों पैटीज़ को इसमें शामिल कर दूँगी। यहाँ जी आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप देती चलूँ कि अगर आपकी पैटीज़ टूट जाती हैं तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपका ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, आपने तभी अपनी पैटीज़ को शामिल करना है, क्योंकि अगर आपका ऑयल ठंडा होता है तो उसकी वजह से आपकी पैटीज़ टूट जाती हैं। लेकिन अगर आपका ऑयल गर्म होगा तो आपका जो बीफ है उसका जो मिंस्ड कीमा है वो अच्छे से बाइंड कर जाएगा। यहाँ जी मैंने डीप फ्राइंग कढ़ाई ले ली है, जिसमें मैंने अच्छा खासा ऑयल डाल दिया है अपनी फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए। यहाँ जी आपने अपनी हाई फ्लेम करके अपने ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है, ताकि आपकी फ्राइज़ बिल्कुल सोगी ना रहे, आपकी कोटिंग बिल्कुल सेपरेट ना हो। यहाँ जी मेरा ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है। अब जी मैंने इसमें फ्राइज़ शामिल करनी है। फ्राइज़ शामिल करने से पहले आपने देख लेना है कि आपका ऑयल बिल्कुल ठंडा ना हो। बहुत लोगों को जी ये शिकायत होती है कि उनकी जो फ्राइज़ की कोटिंग है, चाहे मैदे की हो, चाहे कॉर्नफ्लोर की हो, चाहे बेसन की हो, वो सेपरेट हो जाती है। उसका रीज़न यही होता है कि आप ठंडे ऑयल में अपनी फ्राइज़ ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी कोटिंग सेपरेट हो जाती है। तो आपने ये गलती नहीं करनी। 5 मिनट के लिए जी मैंने यहाँ पर अपनी पैटीज़ को रख दिया था। आप देख सकते हैं कि एक तरफ से ये ऑलमोस्ट कुक हो गई है। अब जी मैंने अपनी पैटीज़ को बहुत आराम से, बहुत प्यार से पलट देना है, ताकि पलटते हुए मेरी पैटी टूटे नहीं। यहाँ जी मैंने इसे थोड़ी देर के लिए कवर भी करके रख दिया था, ताकि मेरा जो कीमा है वो अच्छे से गल जाए, मेरी पैटी बिल्कुल कच्ची-कच्ची ना हो। यहाँ जी एक तरफ से पक गई है मेरी पैटीज़, आप देख सकते हैं कि ब्राउन कलर अच्छे से आ गया है। दूसरी तरफ से भी पका लूँगी 5 मिनट के लिए। अब जी मैंने फ्राइज़ को जी कढ़ाई में डाले हुए 5 मिनट हो गए थे। अब जी मैं इसको चम्मच की मदद से पलट लूँगी। 5 मिनट से पहले जी आपने अपनी फ्राइज़ के अंदर चम्मच नहीं मारना, वरना आपकी कोटिंग सेपरेट हो जाएगी। आपकी जो फ्राइज़ है उनकी क्रिस्पीनेस भी अफेक्ट हो सकती है। अब जी अच्छे से मैंने 5 मिनट के बाद ही चम्मच हिलाया है, वरना आपकी फ्राइज़ टूट जाएंगी। यहाँ जी आपने इस बात का नहीं सोचना कि अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो आपकी फ्राइज़ एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगी। 5 मिनट के बाद भी जब आप उन्हें पलटेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से ऑटोमेटिकली सेपरेट आउट ही हो जाएंगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरी पैटी ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है। अब जी मैं चिमटे की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से इसको प्रेस करूंगी, ताकि अगर इसमें कोई एक्सेस वाटर है तो वो ड्रेन आउट हो जाए। हीट की मदद से जी वो पानी सारा का सारा खुश्क हो जाएगा, और मेरी पैटी बहुत अच्छा सा एक क्रिस्प सा कलर भी और फ्लेवर भी अटेन कर लेंगी। यहाँ जी सैम्पलिंग की तरफ बढ़ रहे थे तो मैंने यहाँ पर आदम्स की बर्गर चीज़ स्लाइसेस इस्तेमाल की हैं। अगर आपके पास बर्गर चीज़ नहीं है तो आप मोज़रेला या चेडर चीज़ स्लाइसेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जी मैंने ब्रेड एंड बियॉन्ड के बर्गर बंद इस्तेमाल किए हैं, और जी लेटस इस्तेमाल की है। चलें जी अपनी पैटीज़ की तरफ वापस चलते हैं। यहाँ जी मेरी पैटीज़ अच्छे से हो गई हैं। अब मैं इन्हें दोबारा
दोबारा पलट दूँगी। पलटने के बाद जी नेक्स्ट स्टेप है इसमें चीज़ ऐड करने का। मैं जी अपनी चीज़ को प्रेफ़र करती हूँ कि मेल्ट कर लूँ अपनी पैटी के ऊपर ही। अगर आपको मेल्टेड चीज़ नहीं पसंद तो आप असेंबलिंग के दौरान चीज़ स्लाइस को वैसे भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन मुझे होता है जी कि मेरी चीज़ बहुत अच्छे से मेल्टेड हो, इसलिए मैं इसे अपनी पैटी पर ही मेल्ट कर लेती हूँ। अच्छे से जी मेरी यहाँ पर चीज़ मेल्ट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप है जी मेरे बर्गर्स को टोस्ट करने का। मैंने जी यहाँ पर ऑयल ले लिया है, पैन में अपने बन्स को मैं टोस्ट कर लूँगी। आपने अपने बन्स को ज़्यादा टोस्ट नहीं करना, जला नहीं लेना, बिल्कुल अच्छा सा इसको लाइट ब्राउन सा टोस्ट करना है। अब बारी है जी असेंबलिंग की। असेंबलिंग के लिए मैंने अपना बर्गर का नीचे वाला पार्ट ले लिया है। उसके अंदर जी मैंने अब 2 चम्मच मायोनीज़ के शामिल करने हैं। आप चाहें तो मायोनीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ 2 चम्मच इस्तेमाल किए हैं। चम्मच या नाइफ़ की मदद से जी मैं अब इसे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, ताकि मेरी जो मायोनीज़ है उसकी एक बहुत अच्छी सी इवन लेयर मेरे बन पे लग जाए। अब बारी है जी इसमें लेट्स इस्तेमाल करने की। लेट्स लीव्स बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर शामिल कीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। आप इसकी जगह बंद गोभी का पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। यहाँ जी मैंने अब अपनी बर्गर पैटी को लिया है, अपने बन पे रख दूँगी। अब बारी है जी इसमें सॉस ड्रिज़ल करने की। यहाँ जी मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच सॉस ड्रिज़ल करनी है। आप अपने टेस्ट के, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी सॉस की अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप सॉस ज़्यादा कर लें, अगर आपको कम सॉसी या कम स्पाइसी पसंद है तो आप अपनी सॉस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ जी बहुत अच्छे से मेरी सॉस ड्रिज़ल हो गई है। अब मैं इसमें कैरामलाइज़्ड अनियन प्लेस कर दिए हैं। कैरामलाइज़्ड अनियन प्लेस करने के बाद मैं अपनी बन की ऊपर वाली साइड को इसके ऊपर प्लेस करूँगी और ये जी मेरे ज़बरदस्त से बर्गर प्रिपेयर हो गए हैं। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये थी जी मेरे बर्गर्स की फाइनल लुक। मैं मिलूंगी जी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।